हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कुमार गौरव सर के आज के करंट अफेयर्स को रिवाइज करने वाले हैं। पिछले वीडियोज को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन वीडियोज को भी जरूर देख सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस नोट्स का जो फॉन्ट है ये थोड़ा सा छोटा हो गया है, तो थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। इसके पहले वाले जो नोट्स हैं उनका फॉन्ट ठीक है, इसके बाद वाले जो नोट्स होंगे उनका भी फॉन्ट ठीक होगा, इस वाले में आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान जिसका नाम क्या है, ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान जिसका नाम क्या है, ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। तो देखिए ये जो नाइल लिखा हुआ है ना, आपको पता है कि नील को इंग्लिश में नाइल नदी के नाम से जाना जाता है, और आपको ये भी पता है कि मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो इससे आप कोरिलेट करके ये नाइल जो लिखा हुआ है, इससे आप कोरिलेट करके ये ध्यान रख सकते हैं कि ये कहाँ का सर्वोच्च राजकीय सम्मान हो सकता है, तो मिस्र का। ये जो सर्वोच्च राजकीय सम्मान है जिसका नाम क्या है, ऑर्डर ऑफ द नाइल, ये कहाँ का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है, मिस्र अर्थात इजिप्ट का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। और इससे हाल ही में किसको सम्मानित किया गया है, प्रधानमंत्री मोदी को। तो ये बात आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जो हैं ये मिस्र की यात्रा पर गए, जहां पर इन्हें ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मानित किया गया, और ये किसी भी राष्ट्र का 13वां मतलब सर्वोच्च राजकीय सम्मान है, किसी भी राष्ट्र का। तो ये बात आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, ये 13वां सम्मान है इनको मिलने वाला। हाँ, इस यात्रा के दौरान, मिस्र की यात्रा के दौरान वो कौन कौन सी जगहों पर भ्रमण करने गए, घूमने गए, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। जैसे अल हकीम मस्जिद गए, गीजा के पिरामिड गए, और जो हेलियोपोलिस युद्ध हुआ था वहाँ का जो कब्रिस्तान है वहाँ पर गए घूमने। ठीक, तो ये सारी बातें यहाँ भ्रमण करने गए, तो इन बातों को आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी को सम्मान की बात की जाए तो हाल ही में कौन कौन से सम्मान मिले हैं ये बात भी आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। एक तो पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान मिला है इन्हें, फिजी का सर्वोच्च सम्मान मिला है, और पलाऊ का सर्वोच्च सम्मान मिला है। तो ये तीनों बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ये एक चौथा हो गया ऑर्डर ऑफ द नाइल, जो कि मिस्र का सर्वोच्च सम्मान है। तो ये चार बातें आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, ये जो पापुआ न्यू गिनी का सम्मान है इसका नाम भी आप ध्यान रख सकते हैं, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। ठीक है, ये पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च सम्मान है, बाकी आप देश का नाम जरूर ध्यान रख लीजिएगा। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये सम्मान मिला है प्रधानमंत्री मोदी को, फिजी का मतलब सर्वोच्च सम्मान है ये। पलाऊ गणराज्य का सम्मान मिला है, कौन सा पुरस्कार, एवाकल पुरस्कार। बाकी आप देश का नाम पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ, ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और ये चौथा एक हो गया मिस्र। इसके पहले भी इनको बहुत सारे देशों के सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं, जैसे भूटान का सर्वोच्च सम्मान मिल गया है, यूएसए का मिला है, बहरीन का मिला है, मालदीव, रसिया, यूएई, फलस्तीन, अफगानिस्तान, सऊदी अरब। तो ये सब भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये सारी बातें हैं। चलिए, हाँ, मिस्र की बात आई है तो ये देख सकते हैं मिस्र की राजधानी कहाँ पर है, काहिरा है। वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, अब्दुल फतेह अल सीसी हैं। इसे नील नदी का वरदान कहा जाता है मिस्र को। ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ये साइक्लोन फर्स्ट, हाल ही में इसका आयोजन हुआ है राजस्थान में। ये पहला अभ्यास है भारत और मिस्र के बीच जिसका नाम क्या है, साइक्लोन फर्स्ट। ठीक है, सैन्य अभ्यास, तो ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा, साइक्लोन फर्स्ट। चलिए उसके बाद कुछ एक लल्लन टॉप बातें देख लेते हैं, जैसे कि सूरीनाम का जो सर्वोच्च सम्मान मिला है हाल ही में जिसका नाम क्या है, द येलो स्टार, ये किसको मिला है, वर्तमान में जो राष्ट्रपति है हमारी द्रौपदी मुर्मू। ठीक, तो इनको मिला है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम क्या है, द वाइट ईगल, ये किसको मिला है, जेलेंस्की को। तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ये। चलिए उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स सप्ताह का आयोजन कहाँ किया है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा ये इस ई स्पोर्ट्स सप्ताह का आयोजन किया गया है, ये कहाँ पर किया गया है, इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा। इसका आयोजन किया गया है सिंगापुर के सनटेक में, सिंगापुर के सनटेक में ई स्पोर्ट्स सप्ताह का आयोजन किया गया है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना होती है 23 जून 1894 को, और इसी 23 जून को ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में मनाया गया है ओलंपिक दिवस के रूप में। और इस बार की थीम क्या रही थी, ओलंपिक दिवस की बात की जाए, थीम क्या रही थी, लेट्स मूव। और आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की इस बार की थीम क्या है, इस बार की थीम क्या रही, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लिखने से चीज़ें याद हो जाती हैं, कमेंट करने से चीज़ें याद हो जाती हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या रही है, जरूर बताइएगा। देखिए, हाँ, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा, हाँ, ये पहली बार ओलंपिक ई स्पोर्ट्स सप्ताह का आयोजन किया गया है, तो इस बात को जरूर ध्यान रख लीजिएगा। कहाँ पर, सिंगापुर के सनटेक में। और इसमें 10 आभासी वर्चुअल खेलों को शामिल किया गया। ई स्पोर्ट्स से तो आभासी ही हुआ ना, जिसमें फॉर एग्जांपल टेनिस, साइकिलिंग, तीरंदाजी, नौकायान आदि ये सब खेल शामिल है। बाकी आप ध्यान ये रख लीजिएगा।
चलिए ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के लुसाने में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? थॉमस बच। देखिए सिंगापुर की बात आई है तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं कि सिम्बेक्स अभ्यास हो गया या फिर अग्नि वॉरियर हो गया या फिर बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास हो गया। ये जो अभ्यास है किनके बीच होता है? भारत और सिंगापुर में के बीच में होता है। ठीक, तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। और भारतीय ओलंपिक संघ की बात की जाए तो इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? पहली महिला अध्यक्ष बनी है पीटी उषा। तो ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद कुछ लल्लन टॉप बातें देख लीजिए, जैसे कि राष्ट्रमंडल खेल की बात की जाए, कॉमनवेल्थ गेम की बात की जाए तो पहली बार इसका आयोजन कब किया गया था? 1930 में। कहाँ पर? हैमिल्टन में। हाँ, लेटेस्ट जो आयोजन हुआ है 22वां 2022 में, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? इंग्लैंड के बर्मिंघम में। और भारत की जो रैंक रही इसमें 4th रैंक रही, जिसमें भारत ने कितने पदक जीते? 61 पदक, जिसमें 22 गोल्ड थे, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज। उसके बाद बात करते हैं ओलंपिक की बात की जाए तो पहली बार ओलंपिक का आयोजन कब किया गया था? 1896 में एथेंस में आयोजन हुआ था। हाँ, 33वें की बात की जाए जिसका कि आयोजन 2024 में होगा, कहाँ पर होगा? फ्रांस के पेरिस में। 34वें की बात की जाए तो 2028 में होगा, कहाँ पर? 4 साल पर होता है। ये कहाँ पर होगा? यूएसए के लॉस एंजल्स में। तो ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि टाइम्स हायर एजुकेशन की द एशिया रैंकिंग 2023 में टॉप 50 में शामिल एकमात्र भारतीय संस्थान कौन सा है? तो द एशिया रैंकिंग 2023 जारी की गई है किसके द्वारा? टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा, जिसमें टॉप 50 यूनिवर्सिटीज संस्थान को शामिल किया गया है। इनकी बात की जाए तो इसमें भारतीय संस्थान कौन सा शामिल है? तो एकमात्र भारतीय संस्थान शामिल है इसमें भारतीय विज्ञान संस्थान, जिसको IISc बेंगलोर के नाम से आप जानते हैं। हाँ, पहले नंबर पर कौन सा है? पहले नंबर पर है सिंघुआ यूनिवर्सिटी, जो कि चाइना की यूनिवर्सिटी है। दूसरे पर भी पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना की ही है। तीसरे चौथे पर भी चाइना की ही यूनिवर्सिटी है। भारत की बात की जाए तो इस टॉप 50 में 48वें स्थान पर है भारत का एक संस्थान है जिसका नाम क्या है? भारतीय विज्ञान संस्थान, जिसको IISc। ठीक, ये कहाँ पर है? बेंगलोर में है, तो IISc के नाम से आप जानते हैं। कुछ लल्लन टॉप बातें देख सकते हैं, जैसे हाल ही में ग्लोबल जेंडर इंडेक्स जारी किया गया। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात की जाए, इसमें भारत की रैंक क्या रही? 127वीं रैंक रही। 2022 में रैंक क्या थी? 135वीं रैंक थी इसमें जेंडर गैप में। हाँ, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात की जाए तो भारत की रैंक 161वीं है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 126वीं है। आतंकवाद की बात की जाए तो इस सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 13वीं रैंक है। फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 4th रैंक है। यूनिकॉर्न में क्या है? 3री रैंक है। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की जाए तो यहाँ पर छूट गया है, 132वीं रैंक है। और NIRF की जो रैंकिंग जारी की गई है इसमें समग्र श्रेणी में शीर्ष पर कौन सा संस्थान रहा है? IIT मद्रास। तो ये बात आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, IIT मद्रास। नेक्स्ट ये कि हाल ही में रमन फर्स्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो हाल ही में रमन फर्स्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया है? ये बात ध्यान रख लीजिएगा। हैदराबाद की कंपनी है जिसका नाम क्या है? स्काईरूट एरोस्पेस। तो स्काईरूट के द्वारा हाल ही में रमन फर्स्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। हाँ, इस इंजन की बात की जाए तो इसका यूज कहाँ होगा? इसका यूज होगा विक्रम-S रॉकेट में। विक्रम-S की बात की जाए तो ये भारत का पहला निजी रॉकेट है जो किसके द्वारा तैयार किया गया? स्काईरूट के द्वारा। तो ये बात आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। कहाँ यूज होगा? विक्रम-S में। रमन फर्स्ट इंजन जो किसके द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया? स्काईरूट के द्वारा। हाँ, देखिए कोई भी रॉकेट होता है उसको लॉन्च करने में ठोस ईंधन सॉलिड फ्यूल से काम चल जाता है, बट उसको एयर में कंट्रोल करने के लिए, हवा में रेगुलेट करने के लिए लिक्विड फ्यूल की जरूरत होगी। अब उस लिक्विड फ्यूल के लिए इंजन की जरूरत होगी ना, तो उसी लिक्विड फ्यूल के लिए इस इंजन का निर्माण किया गया है। हवा में कंट्रोल या रेगुलेट करने के लिए लिक्विड फ्यूल की जरूरत होगी, उसी के लिए इस इंजन का निर्माण किया गया है जिसका नाम क्या है? रमन फर्स्ट। ताकि कोई भी, मान लीजिए विक्रम-S ही है तो ये जो रॉकेट है ये सटीक कक्षा में किसी भी उपग्रह को क्या करे? स्थापित कर सके, इसलिए इस इंजन का निर्माण किया गया है। ये उद्देश्य है। बाकी आप ध्यान रख लीजिएगा, स्काईरूट के द्वारा सफल परीक्षण हुआ है रमन फर्स्ट का। कुछ ललन टॉप बातें देख लीजिए, जैसे कि भारत का पहला निजी रॉकेट जो है विक्रम-S, ये आप देख ही चुके। भारत का पहला 3D प्रिंटेड जो क्रायोजेनिक इंजन है जिसका नाम क्या है? धवन सेकंड। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? स्काईरूट के द्वारा ये भी लॉन्च किया गया। ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, NVS फर्स्ट की बात की जाए तो ये नेविगेशन सैटेलाइट है और ये दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह है। दूसरी पीढ़ी का ये पहला उपग्रह है, नेविगेशन उपग्रह। ठीक, तो ये बात आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। NVS फर्स्ट, जिसको हाल ही में लॉन्च किया गया था किस रॉकेट के द्वारा? किस रॉकेट से? GSLV F12। और इसमें जो परमाणु घड़ी लगी है वो किसका बना हुआ है? आप ध्यान रख लीजिएगा, रुबेडियम का। ये भी इंपॉर्टेंट है, रुबेडियम का। चलिए उसके बाद हाँ, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। आर्टेमिस मिशन की बात की जाए और हाल ही में आर्टेमिस मिशन समझौते का 27वां सदस्य बना है भारत। ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये आर्टेमिस जो मिशन है ये चांद पर मनुष्य को उतारना इसका लक्ष्य। इस मिशन के द्वारा चांद पर मनुष्य को उतारा जाएगा, उसके बाद मंगल या फिर अन्य अंतरिक्ष अन्वेषण किया जाएगा, बट मुख्य रूप से चांद पर मनुष्य को फिर से उतारना इसका लक्ष्य है।
ये नासा के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है, एग्जीक्यूट किया जा रहा है। और इसमें 4 लोग जो जाएंगे, 4 व्यक्ति जो जाएंगे चांद पर, उसमें एक महिला होंगी और ये पहली महिला होंगी चांद पर जाने वाली, जिनका नाम क्या है, क्रिस्टीना कोच। क्रिस्टीना कोच, तो क्रिस्टीना कोच का नाम ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट ये कि साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की है। तो हाल ही में साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया है, आप ये ध्यान रख लीजिएगा। हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार सूर्यनाथ सिंह को, नाम जरूर ध्यान रख लीजिएगा, सूर्यनाथ सिंह। इनकी किस रचना के लिए, इनकी रचना का नाम है, ये पुस्तक का नाम है, कन्फ्यूज नहीं होइएगा, कौतुक ऐप, जो कि एक बाल कहानी संग्रह है, ये पुस्तक है। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ पुस्तक है, क्योंकि क्वेश्चन मान लीजिए मन करे किसी का तो पूछ लेंगे कि कौतुक ऐप क्या है, पुस्तक है, वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है अच्छे से, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये पुस्तक है, बाल कहानी संग्रह है, ठीक है। तो सूर्यनाथ जो सिंह है, इनको, इनकी जो रचना है कौतुक ऐप, इसके लिए बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाँ, साहित्य अकादमी की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब होती है, 1954 में। हिंदी भाषा के लिए जो बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है सूर्यनाथ सिंह को। और युवा पुरस्कार की बात की जाए, साहित्य अकादमी के द्वारा जो युवा पुरस्कार दिया जाता है, तो युवा पुरस्कार से हाल ही में किसको सम्मानित किया गया, अतुल कुमार को। तो ये बात भी आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और किस रचना के लिए, इनकी किस कृति के लिए, चांदपुर की चंदा के लिए। बाकी ये बाल साहित्य पुरस्कार जो ये रीजनल भाषा में दिए गए हैं, इनको आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे बिहार के लिए मैंने लिख दिया है, मैथिली में किनको मिला है बाल साहित्य पुरस्कार, अक्षय आनंद सनी को। राजस्थानी में, जो राजस्थान का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए, राजस्थानी में किरण बादल को मिला है। संथाली, जो झारखंड या बिहार के जो होंगे वो ये ध्यान रख सकते हैं। संथाली में किनको मिला है, मानसिंह माझी को बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। युवा पुरस्कार की बात की जाए तो राजस्थानी में किसको मिला है, देवीलाल महिया को। और संथाली की बात की जाए तो इसमें किसको मिला है युवा पुरस्कार, बापी टुडू को, ठीक है। तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, उसके बाद कुछ एक ललन टॉप बातें देख लेते हैं। जैसे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात की जाए हिंदी के लिए, बद्री नारायण को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी किस रचना के लिए, तुमड़ी के शब्द के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात की जाए, ज्ञानपीठ पुरस्कार 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात की जाए तो दामोदर मौजो, ये आप नाम जानते हैं, काफ़ी बार सुन चुके होंगे। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात की जाए तो इससे किसको सम्मानित किया गया है, जॉर्जी गॉस्पिडनोव को। जॉर्जी गॉस्पिडनोव, इनके किस उपन्यास के लिए, टाइम शेल्टर के लिए। तो ये बात भी आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, सरस्वती सम्मान की बात की जाए तो इससे किसको सम्मानित किया गया, शिव शंकरी को। इनके किस उपन्यास के लिए, सूर्यवंशम के लिए। और व्यास सम्मान की बात की जाए तो ज्ञान चतुर्वेदी को किस उपन्यास के लिए, पागल खाना के लिए। तो ये बात भी आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि हाल ही में देश की सबसे बड़ी निजी प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो इसका जो उद्घाटन हुआ है तेलंगाना में हुआ है। तेलंगाना के एक गांव का नाम है जिसका नाम है कोडांकल गांव, यहीं पर इस फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है। और ये जो फैक्ट्री है किस कंपनी का है, मेधा सर्वो लिमिटेड कंपनी। तो मेधा सर्वो लिमिटेड कंपनी, आप नाम भी ध्यान रख लीजिएगा, कंपनी का नाम भी ध्यान रख लीजिएगा। और इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है, कोडांकल तेलंगाना में। तेलंगाना जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद कुछ ललन टॉप बातें देख लीजिए। जैसे कि वंदे भारत ट्रेन का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में किया जा रहा है। और हाल ही में वंदे भारत ट्रेन के निर्माण के लिए हाल ही में समझौता हुआ है किसके साथ, फ्रांस की एक कंपनी है, फेमस कंपनी अल्स्टॉम कंपनी। तो ये नाम भी जरूर ध्यान रख लीजिएगा, अल्स्टॉम। उसके बाद बात करते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री की बात की जाए तो इसको कहाँ पर स्थापित किया गया है, कर्नाटक के तुमकुर में। बाकी आप कर्नाटक जरूर ध्यान रख लीजिएगा, तुमकुर भी जरूर ध्यान रख लीजिएगा, कर्नाटक जरूर ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो अब गोरखपुर तो नहीं है, कर्नाटक या हुबली रेलवे स्टेशन है, तो इसको आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, जिसकी लंबाई कितनी है, लगभग 1.5 किलोमीटर। हुबली भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। कवच प्रणाली की बात की जाए, कवच सिस्टम की बात की जाए तो ये ट्रेनों का टक्कर रोकने के लिए इस प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है। कवच ये टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसको अभी 100% इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि विश्व का सर्वाधिक तेज बाइक रेस जिसका नाम क्या है, मोटो जीपी 2023 का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा। तो सितंबर में इसका आयोजन होने वाला है मोटो जीपी। और ये जो मोटो जीपी की बात की जाए, बाइक रेस जो होने वाली है, यहाँ पर जो ईंधन यूज किया जाएगा, देखिए 30% इथेनॉल ईंधन, ठीक है ना। इथेनॉल वाला जो ईंधन होगा 30% इथेनॉल का प्रयोग किया जाने वाला है यहाँ पर मोटो जीपी 2023 में। और देखिए इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, यूपी के ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट जो है, जहाँ जो स्टेडियम है वहाँ पर इसका आयोजन होगा। और उसके बाद कुछ ललन टॉप बातें देख लीजिए। जैसे कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात की जाए, ये थर्ड संस्करण था, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, उत्तर प्रदेश में किया गया। शुभंकर क्या रहा, जीतू रहा। और पहला स्थान किसको मिला था, पंजाब यूनिवर्सिटी को। उसके बाद भारत की जो पहली पॉड टैक्सी शुरू की गई, उत्तर प्रदेश का जो नोएडा एयरपोर्ट है वहाँ पर
उत्तर प्रदेश के नोएडा में। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व की बात कीजिए, जो लेटेस्ट टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है वो कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश में है ये। नेक्स्ट ये कि हाल ही में क्लाउड सीडिंग के परीक्षण वाले उड़ान का सफलतापूर्वक आयोजन किसने किया है? तो हाल ही में क्लाउड सीडिंग के परीक्षण वाले उड़ान का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया है, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। आईआईटी कानपुर के द्वारा, आईआईटी कानपुर के द्वारा। इसमें क्लाउड सीडिंग में आर्टिफिशियल जो क्लाउड का निर्माण कराकर ये जो एजीआई है ना, एजीआई अर्थात सिल्वर ब्रोमाइड, तो सिल्वर ब्रोमाइड के द्वारा बादल का निर्माण कराकर कृत्रिम वर्षा कराई जाएगी। आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए क्लाउड सीडिंग का परीक्षण किया गया है, तो इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा, किसके द्वारा? आईआईटी कानपुर के द्वारा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट ये कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बलिदान स्तंभ का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया गया है। बलिदान स्तंभ जो है ये वीरों के सम्मान के लिए बनाया गया है, जिसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कहाँ पर? श्रीनगर में। श्रीनगर में कहाँ पर? प्रताप पार्क में। तो श्रीनगर के प्रताप पार्क में इसका उद्घाटन हुआ है, इस बात को आप ध्यान रख लीजिएगा। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो ये यूटी कब बना था, ध्यान रख सकते हैं, 31 अक्टूबर 2019 को। देखिए चलिए कुछ लल्लन टॉप बातें देख लीजिए, जैसे कि जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला जो पहला राज्य है या फिर यूटी है वो कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। राजपथ जो कि दिल्ली में है, राजपथ का नया नाम क्या हो गया? कर्तव्य पथ हो गया, तो ये बात भी आप ध्यान रख लीजिएगा, आप सुने होंगे। लेवेंडर फेस्टिवल या फिर बैंगनी क्रांति, मतलब इन फेस्टिवल की बात की जाए तो ये कहाँ का फेस्टिवल है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट ये कि हाल ही में चर्चा में रही अबाधा योजना का संबंध किस राज्य से है? देखिए ये जो योजना है अबाधा योजना पहले से है, ये चर्चा में अभी इसलिए है क्योंकि इसका जो फंड है इसको 1000 करोड़ रुपए से बढ़ा दिया गया है, और ये जो योजना है ये धार्मिक स्थानों के विकास के लिए ये योजना चलाई गई। हाँ, इसका मुख्य फोकस क्या है? मुख्य फोकस है कि पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है ना, पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है उसके आसपास बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना, इस अबाधा योजना का उद्देश्य, मुख्य फोकस किस पर रहेगा? पुरी का जो जगन्नाथ मंदिर है उसके आसपास बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना। ओडिशा की बात आई है, हाँ तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, पुरी कहाँ पर है आप समझ गए होंगे, ओडिशा में। तो अबाधा योजना किससे संबंधित है? ओडिशा से संबंधित है। ओडिशा की बात आई है तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हैं कि मोघर योजना भी ओडिशा की ही योजना है, और जगह मिशन जो चलाया गया ये मिशन कहाँ का मिशन है? ओडिशा का ही है, और इस जगह मिशन को हाल ही में 2023 में यूएन हैबिटेट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। जगह मिशन ओडिशा का ही मिशन है, तो ये बात भी आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा। कुछ लल्लन टॉप बातें देख लीजिए। लल्लन टॉप तो क्या है, मतलब एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि भीषण ट्रेन दुर्घटना जो हुई ये कहाँ पर हुई? ओडिशा के बालासोर में। हाँ, 15वां जो हॉकी विश्व कप है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? ओडिशा के राउरकेला में। स्टेडियम का नाम ध्यान रख सकते हैं, बिरसा मुंडा स्टेडियम। विजेता कौन रहा? जर्मनी, और उपविजेता कौन रहा? बेल्जियम। ये सारी बातें हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।